आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और इसके साथ ही गणतंत्र दिवस समारोह की औपचारिक शुरुआत हो गई। 26 जनवरी को होने वाली राजपथ की परेड का आज फुल ड्रेस रिहर्सल भी था। दिल्ली पुलिस ने परेड रिहर्सल को देखते हुए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की। आज शाम इंडिया गेट पर जय हिंद की गूंज होगी। प्रधानमंत्री मोदी की होलोग्राम मूर्ति के अनावरण की एक तस्वीर सामने आएगी। वो सुभाष चंद्र बोस की इस मूर्ति का अनावरण करेंगे। युद्ध घोष सर्वत्र विजय। गणतंत्र दिवस परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल हुई, यानी कि ये 26 जनवरी से पहले वो जो परेड आप देखेंगे उसकी रिहर्सल, उसकी तैयारी, और इस बार आधे घंटे देर से शुरू होगा ये गणतंत्र दिवस समारोह सुबह 10:30 बजे से। लेकिन दूसरी तरफ जो इंडिया गेट की प्रतिमूर्ति आप देख रहे हैं और ये जो तस्वीर, ये जो स्टैचू देख रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, ये असल में लगाई गई मूर्ति नहीं है, ये होलोग्राफिक पिक्चर है। ये होलोग्राम टेक्निक से दिखाई जा रही तस्वीर है जिसका अनावरण आज शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और कुछ समय बाद यहां पर कांसे की एक भव्य प्रतिमा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लगेगी, जिसकी प्रतिमूर्ति आप यहां पर देख रहे हैं। और ये इंडिया गेट पर जो अमर जवान ज्योति थी उसका नेशनल वॉर मेमोरियल में जल रही ज्योति में विलय किया गया और अब यहां इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उनकी मूर्ति का अनावरण होगा, लेकिन ये होलोग्राम टेक्निक से दिखाई गई मूर्ति होगी। तो आज इंडिया गेट पर जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम की मूर्ति लगेगी, वहां से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। इस ऐतिहासिक इंडिया गेट पर अब बहुत कुछ बदल चुका है। अमर जवान ज्योति वॉर मेमोरियल पर चली गई है। सेंट्रल विस्टा के अलावा दूसरा जो बदलाव आपको दिखाई पड़ेगा वो है इंडिया गेट के ठीक सामने इस ऐतिहासिक कैनोपी पे 1968 तक दरअसल यहाँ किंग जॉर्ज जो 5वें थे उनकी मूर्ति थी। 1968 में उसे हटा दिया गया और उसके बाद तब से ये कैनोपी खाली है। लेकिन अब 23 जनवरी 2022 जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष बाबू की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी याद में अब यहां पर नेताजी की मूर्ति स्थापित की जाएगी। तो लगभग 25 फीट ऊंची जो ग्रेनाइट की मूर्ति है वो बने, उससे पहले यहां पर पहली बार एकदम आधुनिक तकनीक के जरिए डिजिटल होलोग्राम वाली जो मूर्ति है वो दिखाई पड़ेगी। अब वो होगा कैसे, ये देखिए, ये जो कैनोपी है इसके ऊपर आप एक बाहर जाली नुमा एक कपड़ा देख पा रहे हैं, बहुत ही पतली है। और ये नॉर्मल जैसे आप प्रोजेक्टर्स देखते हैं फिल्में सिनेमा हॉल में देखने जाते हैं, कुछ उसी तरह की तकनीक है, लेकिन ये बहुत आधुनिक कपड़ा है। यानी पूरी तरह से रात में जब अंधेरा होगा तब इस पे प्रोजेक्शन बहुत अच्छा दिखाई देगा। अब लगभग 28 फीट ऊंची यहाँ पर आपको इस कैनोपी के नीचे वो डिजिटल होलोग्राम वाली तकनीक दिखाई पड़ेगी। लेकिन चूंकि वो फिल्म है, किसी पर्दे पर दिखाई देगी तो किसी प्रोजेक्टर का इस्तेमाल होगा। तो ये है वो आधुनिक कैमरे प्रोजेक्टर जिसमें इस कैनोपी पर जब ये प्रोजेक्ट की जाएगी फिल्म तो पता चलेगा कि कैसे वो पूरी मूर्ति तैयार होती है। यानी वो तकनीक जो यहाँ आने वाले सैलानियों के लिए और खासकर अपने इतिहास से रूबरू होने के लिए सुभाष बाबू के सम्मान में सरकार द्वारा खुद प्रधानमंत्री इस प्रतिमा का अनावरण करेंगे। और उसके बाद जब ये 25 फुट की ग्रेनाइट की प्रतिमा तैयार हो जाएगी तब उसे यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। लेकिन उससे पहले इंडिया गेट पर आकर्षण का एक बड़ा केंद्र भी बनेगी ये जगह, ये कैनोपी, जिसकी अपनी एक ऐतिहासिक विरासत भी है। साथ ही साथ सुभाष बाबू के सम्मान में नेताजी की याद में खुद प्रधानमंत्री एक डिजिटल होलोग्राफ वाली इस प्रतिमा का अनावरण करेंगे। तमाम सारी तैयारियां इंडिया गेट पर पूरी हो चुकी हैं। इंडिया गेट से अनिल जायसवाल के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दिए जा रहे सम्मान पर अनीता बोस से आज तक ने विशेष बातचीत की। अनीता बोस जर्मनी में रहती है और इस वक्त सीधे जर्मनी से हमारे साथ जुड़ रही हैं अनीता बोस जी, जो कि सुभाष चंद्र बोस की बेटी हैं। अनीता जी, टुडे इज 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ योर फादर। व्हाट वुड यू लाइक टू से? It is very touching that after 125 years after he has been born, and 75 years that India has been independent, and more than that,
that he passed away. His countrymen and countrywomen in great numbers still remember him and show affection towards him and celebrate this occasion. I'm very happy about that. The government of India is unveiling a hologram statue of your father today. Would you like to say something? I was rather surprised, in a way pleasantly surprised, that Netaji's statue should be put up in as prominent a place as India Gate. And I certainly feel that given the role that he played in India's independence struggle, he has deserved a prominent place as regards a statue is concerned. What I would like even more is that he's remembered and his positive ideas are embraced by many of his countrymen and countrywomen. At the same time today, I want to know if your remembrance, your association, if any of the memories you want to share about your father. Well, you see, I have no personal memories because I was 4 weeks old when he saw me last and first, and as you can imagine, my memory of that time is not terribly clear. Thank you so much, Anita ji. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. हमारी साथी श्वेता झा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस से जो जर्मनी में है सीधे बातचीत कर रही थी. तो गणतंत्र दिवस को देखते हुए दिल्ली में पहरा भी सख्त है. चप्पे चप्पे पर कड़ी नजर रखी जा रही है और दिल्ली पुलिस की पैनी नजर हर जगह पर है. पिछले 2 महीने से बहुत ही इंटेंसिफाइड एंटी टेरर मेजर्स हम लोग ले रहे हैं. हमारा एक 26 पैरामीटर्स पे ये मेजर्स लिए जाते हैं जो पिछले 2 महीने से बहुत इंटेंसिवली पूरी दिल्ली में लिए जा रहे हैं. इसका कारण ये है कि हमेशा की तरह दिल्ली एक टारगेट के रूप में रहता है. किसी भी आतंकवादी अथवा कोई भी असंतोषी एलिमेंट्स हैं उनके टारगेट के रूप में दिल्ली हमेशा से रहा है. इस साल भी हम लोग इस बारे में काफ़ी अलर्ट हैं. सिक्योरिटी एजेंसीज, स्टेट पुलिस और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के कोऑर्डिनेशन में दिल्ली पुलिस पिछले 2 महीने से बहुत इंटेंसिव एंटी टेररिस्ट मेजर्स ले रही है. इसके तहत शहर में आपने देखा होगा नाकाबंदी है, चेकिंग है, व्हीकल चेकिंग्स हैं, होटल, लॉज, धर्मशाला, मुसाफिर खाने की चेकिंग्स हैं और काफ़ी वेरिफिकेशंस हैं. टेनेंट वेरिफिकेशंस, सर्वेंट वेरिफिकेशंस, लेबरर्स वेरिफिकेशंस. तो ये सब मिला जुला के पिछले 2 महीने से काफ़ी इंटेंसिवली एंटी टेररिस्ट मेजर्स लिए जा रहे हैं. दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने बताया कि दिल्ली पुलिस की नजर चप्पे चप्पे पर है और 26 जनवरी से पहले अपनी सारी तैयारी दिल्ली पुलिस ने कर ली है. रुख अब उत्तर प्रदेश का. उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं. आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद के दौरे पर हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद के साहिबाबाद विधानसभा के कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज मोहन नगर में घर घर संपर्क अभियान कर रहे हैं. आज मुख्यमंत्री योगी गाजियाबाद के जाने माने लोगों के साथ चर्चा भी करेंगे. दौरे से पहले सीएम योगी ने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश के लिए फिर से बीजेपी की सरकार बहुत जरूरी है ताकि बहन बेटियों के सम्मान के साथ कोई भी खुंडा खिलवाड़ न कर सके, दंगाइयों तमंचावादियों को सजा दी जा सके. योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी की मुफ्त बिजली योजना पर व्यंग्य किया. कहा, जो बिजली नहीं दे सकते वो मुफ्त बिजली क्या देंगे. भाइयों बहनों, जब संकट के समय जो आपका साथी नहीं,
तो उस व्यक्ति को चुनाव के समय आप अपना साथी कैसे चुन सकते हैं? जो संकट का साथी है वही सही आपका शुभचिंतक है। जो संकट में साथ छोड़ दे वह मित्र नहीं, वह शत्रु है। और मित्र और शत्रु की पहचान होना बहुत आवश्यक है। राजनीति में हमें इस बात को समझना होगा कि वास्तव में प्रदेश और देश के बारे में सही सोच रखने वाले कौन लोग हैं। 2017 के पहले इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम आते थे, क्या स्थितियां थी? भय का माहौल था। बेटियां सड़कों पे नहीं निकल पाती थी, स्कूल नहीं जा पाती थी। बहुत सारी जगह तो ऐसा था कि सायंकाल सूर्यास्त के बाद सुनसान कर्फ्यू जैसा दृश्य हो जाता था। हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई दंगा होता था। माफिया सत्ता के संरक्षण में जिस किसी की भी भूमि पर कब्जा कर लेते थे। विकास के बारे में कोई सरकार का विजन नहीं था। शासन की योजनाओं का लाभ गरीबों को नहीं मिल पाता था। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास के मुद्दे पर इस चुनावी समर में अपने संकल्प पत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी आई थी। पहले ही घोषणा आपने देखी होगी। हम लोग जब 2017 में आए तो हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहली घोषणा की थी। हमने पहला निर्णय लिया था अवैध बूचड़खानों को बंद करने का, बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन करने का और 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी का। कांग्रेस के लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान के जवाब में बीजेपी ने लखनऊ में महिला शक्ति को मैदान में उतार दिया। आज बीजेपी मुख्यालय में आदित्य सिंह, अपर्णा यादव, प्रियंका मौर्य का स्वागत किया गया। इन तीनों ने हाल ही में बीजेपी की सदस्यता ली है। तीनों लखनऊ में बीजेपी के संपर्क अभियान के तहत घर घर जाकर प्रचार कर रही हैं। तीनों महिला नेताओं ने बीजेपी की विचारधारा को लेकर अपना संकल्प दोहराया। मैं उनसे जी का पुष्पगुच्छ देकर बीजेपी की जो भी योजनाएं रही हैं, जो पॉलिसीज रही हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो इज्जत घर जो बने हैं, चाहे वो जो कॉलोनीज आ रही हैं, महिलाओं के नाम पे आ रही हैं, चाहे वो डबल राशन की योजना हो जो अब आज की तारीख में हमारे सभी ग्रामीणों को 80% लोगों को निःशुल्क राशन मिल रहा है महीने में 2 बार, चाहे वो जो भी योजना हो। मैंने देखा है कि इससे ज्यादा महिला सेंट्रिक योजनाएं कभी भी किसी सरकार ने नहीं दी है। सारी योजनाएं जो है 80% योजनाएं जो है मैं मानती हूँ वो महिलाओं के हित में बनाई जा रही है। यही सारी चीजें मैं क्षेत्र में भी अपने लोगों को समझाती हूँ, वो इस चीज से बिल्कुल संतुष्ट है। चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए, आज की तारीख में जितना मैं खुद एक महिला हूँ, मैं ये गर्व के साथ बोलना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने इस देश को बचाया है, इसके संस्कारों को पोषित किया है, इसके संस्कार को बिल्कुल सिंचित करके आगे बढ़ाया है। मैं एक नए भारत का निर्माण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ बढ़ना चाहती हूँ। इस नए भारत में आदरणीय योगी जी के साथ मैं चाहती हूँ कि मुझे भी रंग भरने का अवसर मिले। हम सब इस पार्टी से राष्ट्रवादिता की वजह से जुड़े हैं। हमारा लक्ष्य राष्ट्र को बचाना है। हमें फिर से अगर कुछ भी अच्छा करना है अपने इस राष्ट्र के लिए तो भाजपा सरकार को हमें पूरे दम से लाना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। जी, माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मेहनत से कार्य करेंगे और समाज हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए एक होकर के एक नए तरीके से, एक नई तरीके की ऊर्जा से हम सब साथ कार्य करेंगे और आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में पहले दौर के चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। सूची में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव समेत कई दिग्गज नेताओं के नाम हैं। जया बच्चन, डिंपल यादव के भी नाम लिस्ट में हैं। बीजेपी से समाजवादी पार्टी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। लेकिन बीजेपी से एसपी में आए
दो नेता और 2 मंत्री रहे दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी का नाम इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट जारी की है। इसके अलावा युवाओं को भी मौका दिया है। युव जनसभा के अध्यक्ष मोहम्मद फहद, सपा लोहिया वाहिनी के अध्यक्ष प्रदीप तिवारी भी इसमें शामिल हैं। पंजाब चुनाव को लेकर चल रही सरगर्मियों की आंच दिल्ली तक आ पहुंची। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पंजाब चुनाव से पहले ईडी स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर सकती है। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र पर एजेंसियों के इस्तेमाल का आरोप लगाया। बीजेपी ने इन आरोपों का खंडन किया। बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने जवाबी हमला करते हुए कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका। चुनाव आ रहे हैं, 4 राज्यों के 5 राज्यों के चुनाव हैं, तो जाहिर तौर पे सभी केंद्र सरकार की जांच एजेंसीज भी बहुत एक्टिव हो रही हैं। हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि पंजाब चुनाव के पहले आने वाले कुछ दिनों में ईडी सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार करने वाली है। उनका स्वागत है, क्योंकि हमने कभी कोई गलत काम किया नहीं है। हम सबके ऊपर, मेरे ऊपर रेड हो चुकी है, मनीष सिसोदिया जी के ऊपर रेड हो चुकी है, सत्येंद्र जैन के ऊपर रेड हो चुकी है, हमारे 21 एमएलएज को गिरफ्तार किया जा चुका है। सारे मामले कोर्ट से छूट गए। सत्येंद्र जैन के मामले में भी क्या होगा, इन्हें गिरफ्तार करेंगे, 5-10 दिन में बेल हो जाएगी, वो बाहर आ जाएंगे। तो हमें ना जेल जाने से डर लगता, ना आपकी रेड से डर लगता है। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी की चोर की दाढ़ी में वाकई ही तिनका है। पहली बात तो ये बताएं कि उनको किस आधार पे ये आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि ईडी उनके रेड डालने जा रही है और गिरफ्तार करने जा रही है सत्येंद्र जैन को, क्योंकि ईडी और सीबीआई चाहे कोई भी एजेंसी हो वो स्वतंत्र है। और मोदी जी के इशारे पे जो आप आरोप लगा रहे हैं कि काम करती है, केंद्र के इशारे में काम करती है, वो ऐसा कुछ नहीं है, एक स्वतंत्र एजेंसी है। और आपने, अगर हमने पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल साहब, अगर आपने कुछ नहीं किया तो इतना घबरा क्यों रहे हैं? और आइए अब आपको सुनवाते हैं सत्येंद्र जैन ने ईडी रेड की आशंका पर क्या कहा है। कहते हैं उनका वेलकम है, जब मर्जी आए। आजकल मैं पंजाब में हूँ, पंजाब के इलेक्शन है, हो सकता है इलेक्शन की वजह से ऐसा कोई प्लान हो। पीछे तो नहीं हटेंगे, इलेक्शन में हम पूरी जम के लड़ेंगे, पंजाब के अंदर इस बार हम जरूर जीतेंगे। और अगर उनका जो भी मन है, पहले भी मेरे घर पे 2 बार रेड कर चुके हैं, तब भी कुछ नहीं मिला था, फिर से आ जाएं, वेलकम। नहीं, क्यों लगता है, क्यों आप ये सब कार्रवाई कर रहे हैं? मैं तो देखो पंजाब में इलेक्शन है, पॉलिटिक्स ही है। अब देखो पंजाब के इलेक्शन आ रहे हैं, तो इसकी वजह से लगता है। पिछली बार भी पंजाब इलेक्शन से पहले ही स्टार्ट हुआ था, तो मेरे यहाँ पे रेड वेड हुई थी, तब भी पंजाब इलेक्शन थे। 2017 में पंजाब इलेक्शन से पहले हुआ था, अब फिर पंजाब इलेक्शन है दोबारा से लगता है। वो कह रहे हैं सीएम चन्नी डरेंगे, पंजाब के हम नहीं डरते हैं। मैं तो कह रहा वेलकम है ना ये। अभी मैं पंजाब में हूँ, लुधियाना में हूँ, इस टाइम लुधियाना के अंदर हूँ। कल मैं अपना दिल्ली पहुंच जाऊंगा, वापस दिल्ली आ जाए, लुधियाना आ जाए, जहाँ मर्जी आ जाए, वेलकम। मतलब अगर कार्रवाई होती तो आप डरते नहीं? अरे सर, डरते तो 5 साल से ऐसे रहते, कर रहे हैं ना, 5 साल से वही चीज चलाए जा रहे हैं। दिल्ली में तो बारिश ने 122 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। देश के बाकी हिस्सों में रिकॉर्ड भले ही न टूटे हों, लेकिन बर्फीली बूंदों की आफत बिल्कुल भी कम नहीं। देश के विभिन्न हिस्सों में बारिश से बुरा हाल। कश्मीर से बंगाल तक बादलों ने हिंदुस्तान को अपनी आगोश में ले लिया है। क्या दिल्ली, क्या राजस्थान, क्या यूपी और क्या बिहार, बंगाल। बीते 3 दिनों से देश का आधे से ज्यादा हिस्सा तरबतर है। गुरुग्राम की ये तस्वीरें देखकर सर्द मौसम में रोएं कांप जाएं। फसल पर जमा हुई ओस की बूंदें सुबह सुबह बर्फ बनने लगी, मानो जैसे फसल को शीशे में मढ़ दिया गया हो। ऐसी ठंड में गुरुग्राम में भी शनिवार को बादल बरस पड़े। चंडीगढ़ में शुक्रवार को दिन का तापमान 19 डिग्री के आसपास था, लेकिन बारिश के बाद आज ये 12 डिग्री तक लुढ़क गया और लोग ठंड से कांप रहे हैं। जनवरी माह में पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तीसरी बार एक्टिव हो गया है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में जमकर बारिश हो रही है, तो पहाड़ी इलाकों में खूब बर्फ देखने को मिल रही है। चंडीगढ़ में पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है और अब तक जनवरी माह में 118 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से 442% ज्यादा है।
उत्तराखंड में बर्फ के साथ साथ बारिश ने भी कहर ढा रखा है। राजधानी देहरादून समेत कई इलाकों में कल से बौछार पड़ रही है तो ऊपरी हिस्सों में लगातार बर्फ गिर रही है। बद्रीनाथ धाम में अब तक 4 फुट से ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है। केदारनाथ में 6 फुट बर्फ गिरी है। वहीं औली में 2 फुट और यमुनोत्री गंगोत्री में भी लगातार बर्फ गिर रही है। कुमाऊं की अगर हम बात करें तो यही हाल पिथौरागढ़ का, बागेश्वर का भी है। बागेश्वर में भी लगातार ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है और सहारा है तो सिर्फ एक, और वो अलाव है। ऐसे में जो रास्ते बंद हैं उसकी वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। पहाड़ों से नीचे पश्चिमी यूपी के सहारनपुर में सुबह से बादल बरस रहे हैं। ये बारिश सर्दी में आफत तो बनी ही, छात्रों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई। बारिश में फंसकर कई छात्रों की टीईटी परीक्षा छूट गई। कोई नहीं 10 बजे आके लोग खड़े हुए छाता लगा कह रहे हैं कि एंट्री 10 बज गया, एंट्री नहीं होगी। हम लोग 9:35 से यहाँ पर बोल रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं कि कोई हमारी बात तो सुन ले कम से कम। कहाँ से कैसे भरकर कोई आ रहा है, मौसम खराब है, कभी 5 मिनट देना चाहिए। 5 मिनट वैसे दे सकते हैं, अभी पेपर भी तो अभी एक लड़की यहाँ पर ऐसी, उसकी मार्कशीट भी सब भी सही, तब भी उसको एंट्री नहीं दी जा रही है। मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्से 3 दिनों से बूंदाबांदी झेल रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो कई जगहों पर मूसलाधार बारिश की भी खबर है। बादलों का कहर झारखंड तक बरपा है। जामताड़ा में बारिश के बाद घना कोहरा छा गया। ठंड और कोहरे के डबल अटैक से सड़कों पर सन्नाटा है। लोग आज रात से पानी गिर रहा है। अभी तक हम लोग का कुछ अभी बोनी नहीं हुआ। हम लोग बहुत कठिनाई में ऑटो वाले हैं। यहाँ कोई साधन नहीं है, कोई टूरिस्ट जगह नहीं है कि हम लोग चला सकें। हम लोग का बाजार बहुत ही खराब है। झारखंड से आगे बंगाल तक यही माहौल है। रुक रुक कर हो रही बारिश ने ठंड की चुभन और बढ़ा दी है। कई इलाकों में छाया घना कोहरा माहौल को और सर्द बना रहा है। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल और देहरादून से दिलीप सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। मौसम विभाग ने बादलों की इस हलचल को लेकर विस्तार से जानकारी दी। आईएमडी डायरेक्टर आर.के. जीनामणि से जब आज तक ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि बारिश अभी और होगी। जीनामणि जी, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि इस तरह से वेदर में डिस्टर्बेंस कहाँ से आ रहा है, क्यों देखने को मिल रहा है? देखिए, ये जो उपग्रह से जो प्राप्त चित्र दिखाता है कि ये जो सिस्टम है ये हमारा मिडिल लैटिट्यूड सिस्टम है। यूरोप, अटलांटिक और होते हुए कास्पियन सी से भी कभी आता है। तो ईरान और अफगानिस्तान आज पाकिस्तान के ऊपर है। तो ये इसके जो क्लाउड है ये थोड़ा पूर्व में रहता है, 200-300 किलोमीटर। सिस्टम है सेंट्रल पाकिस्तान में। तो अभी जो एक्टिव है, यानी जो बहुत ज्यादा जो जगह में फैला हुआ है, जैसे लखनऊ से लेकर के बनारस से लेकर के लाहौर तक, ये सारा जगह में आज ऐसे ड्रिजिल लाइट रेन हो रहा है। देखिए, ये वेस्टर्न सिस्टम जब 23 नाइट को चला जाएगा तो 24th नाइट ऑनवर्ड, जैसे मिनिमम टेम्परेचर अभी 11 डिग्री 12 डिग्री चल रहा है क्योंकि क्लाउडी स्काई है, बट दिन का तापमान तो 17-18 डिग्री रहेगा, कम रहेगा। जैसे ही डिस्टर्बेंस 23 नाइट को निकलेगा, 24 सुबह से जो है रात का तापमान कम होगा, फिर 25 को भी और कम होगा। 5 डिग्री जो है 27 तारीख तक हो जाएगा, लेकिन दिन का तापमान बढ़ेगा। लेकिन आगे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, एक्टिव सिस्टम। 24 के बाद 5-6 दिन जो है बारिश होने का संभावना नहीं है। बीते 3 दिनों से देश के बड़े हिस्से में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। कड़ाके की सर्दी के बीच बादलों का डेरा है। कहीं तेज तो कहीं हल्की बूंदाबांदी लगातार हमारे देश के कई हिस्सों में हो रही है। बारिश के साथ कई जगहों पर गहरी धुंध भी है। हिमाचल, उत्तराखंड से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल तक इसी तरह का माहौल है। सर्द मौसम में हो रही बारिश से सिहरन और ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि ऐसा भी मौसम 1-2 दिन तक और रहेगा, मतलब बारिश भी होगी और जबरदस्त ठंड भी आपको सहनी पड़ेगी। सर्द मौसम में तरबतर राजधानी, कड़कड़ाती ठंड में बूंदों की रिकॉर्ड तोड़ सिहरन। 32 सालों में दिल्ली में सबसे ज्यादा बारिश। दिल्ली की जानलेवा जनवरी। लगातार तीसरा दिन है ठंड से ठिठुरती राजधानी पर बूंदों की सर्द मार पड़ रही है। कांपते सिहरते दिल्ली वाले बर्फ जैसी ठंडी बूंदों के प्रहार से जमे जा रहे हैं।
शुक्रवार अल सुबह से जो बारिश का दौर शुरू हुआ तो धूप के दर्शन नहीं हुए। शनिवार रात को बादलों ने और जोर मारा और हल्की बूंदाबांदी कई जगहों पर मूसलाधार में तब्दील हो गई। जनवरी महीने में बादलों के ऐसे मनमाफिक रवैये से दिल्ली वाले हैरत में हैं। ऐसी बारिश लोगों ने कई सालों में नहीं देखी। मौसम विभाग के आंकड़े भी इस हैरानी पर मुहर लगा रहे हैं। आज सुबह 8:30 बजे तक दिल्ली के पालम इलाके में 6.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। सफदरजंग में 4.9 मिलीमीटर, आया नगर में 4.6 मिलीमीटर और लोधी रोड इलाके में 4 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। दिल्ली में इस महीने शनिवार तक कुल मिलाकर 69.8 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। ये पिछले 32 सालों में जनवरी में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड है। इससे पहले 1989 की जनवरी में इससे ज्यादा करीब 80 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। 32 साल बाद दिल्ली में सबसे ज्यादा रेनफॉल जनवरी में इस साल रिकॉर्ड किया गया है। 2022 की जनवरी में रिकॉर्ड किया गया है और इसका असर दिल्ली के तापमान में भी देखने को मिल रहा है। शनिवार को अधिकतम तापमान आईएमडी के प्रोजेक्शंस के हिसाब से 15 डिग्री से भी कम था, जो एवरेज से 7 डिग्री नीचे गिर गया था। और आज रविवार को भी दिल्ली और एनसीआर के इलाके में बारिश होने की संभावना बनी हुई है। सर्द हवाओं से थरथराते दिल्ली वाले जैसे तैसे अलाव के सहारे ठंड काट रहे थे, लेकिन ऊपर वाले को शायद ये भी मंजूर नहीं था। बादलों ने अलाव बुझा दिए, लकड़ी कोयले भिगो डाले और लोगों को घरों में कैद कर दिया। 2 दिन से बारिश हो रहा है, बहुत ज्यादा ठंडी है। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? बैठे हैं आग जलाकर। ठंड ज्यादा हो रही है साहब, बारिश की वजह से। 2 दिन से ठंड ज्यादा हो रही है? हाँ, 2 दिन से ठंड ज्यादा हो रही है। इसके लिए कोई उपाय? इसके लिए कोई उपाय नहीं साहब, आग को डाल के बैठे हैं ठाली। शीत लहर के साथ आई बारिश ने दिल्ली की जनवरी को कैसे जानलेवा बना दिया है, अब ये समझिए। बारिश के चलते न्यूनतम तापमान तो बढ़ा ही है, लेकिन अधिकतम तापमान में गिरावट है। शनिवार को अधिकतम तापमान 14.7 डिग्री दर्ज किया गया। ये सामान्य से 7 डिग्री कम रहा। इससे पहले शीतलहर के चलते दिल्ली में 13 से 19 जनवरी तक कोल्ड डे दर्ज किया गया। कोल्ड डे उस स्थिति को कहते हैं जब तापमान सामान्य से कम 4 डिग्री नीचे रहे। राहत की खबर यह है कि ठिठुरती दिल्ली के ये तरबतर दिन जल्द बीतने वाले हैं। फॉग जो है ना, ये जो 5-7 दिन हुआ, यही पहला स्पेल था और जबरदस्त फॉग भी था। आपने देखा होगा, पूरा पाकिस्तान से लेकर के पटना तक था। सो ये फॉग, ये सिस्टम जाने के बाद होने का चांस है 25-26 को। 26 को तो थोड़ा शैलो फॉग बन सकता है, लेकिन 26 में वेदर अच्छा रहेगा। रेन का कोई संभावना नहीं है दिल्ली में, ठीक है। बादल भले ही दिल्ली का पीछा छोड़ दें, लेकिन धूप निकलने पर रात के तापमान के एक बार फिर नीचे जाने की पूरी संभावना है। माना जा रहा है कि दिल्ली में सर्द रातों का दौर तकरीबन 31 जनवरी तक जारी रहेगा। दिल्ली से तेजश्री पुरंदरे, हिमांशु मिश्रा और राम किंकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में तो बारिश ने पिछले 122 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। देश के बाकी हिस्सों में रिकॉर्ड भले ही न टूटे हों, लेकिन बर्फीली बूंदों की आफत बिल्कुल भी कम नहीं है। देश के विभिन्न हिस्सों में बारिश ने बुरा हाल कर दिया है। कश्मीर से बंगाल तक बादलों ने हिंदुस्तान को अपनी आगोश में ले लिया है। क्या दिल्ली, क्या राजस्थान, क्या यूपी और क्या बिहार बंगाल। बीते 3 दिनों से देश का आधे से ज्यादा हिस्सा तरबतर है। गुरुग्राम की ये तस्वीरें देखकर सर्द मौसम में रोएं कांप जाएं। फसल पर जमा हुई ओस की बूंदें सुबह सुबह बर्फ बनने लगी, मानो जैसे फसल को शीशे में मढ़ दिया गया हो। ऐसी ठंड में गुरुग्राम में भी शनिवार को बादल बरस पड़े। चंडीगढ़ में शुक्रवार को दिन का तापमान 19 डिग्री के आसपास था, लेकिन बारिश के बाद आज ये 12 डिग्री तक लुढ़क गया और लोग ठंड से कांप रहे हैं। जनवरी माह में पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तीसरी बार एक्टिव हो गया है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में जमकर बारिश हो रही है तो पहाड़ी इलाकों में खूब बर्फ देखने को मिल रही है। चंडीगढ़ में पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है और अब तक जनवरी माह में 118 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से 442% ज्यादा है। उत्तराखंड में बर्फ के साथ साथ बारिश ने भी कहर ढा रखा है। राजधानी देहरादून समेत कई इलाकों में कल से बौछार पड़ रही है, तो ऊपरी हिस्सों में लगातार बर्फ गिर रही है।
बद्रीनाथ धाम में अब तक 4 फुट से ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है। केदारनाथ में 6 फुट बर्फ गिरी है। वहीं औली में 2 फुट और यमुनोत्री गंगोत्री में भी लगातार बर्फ गिर रही है। कुमाऊं की अगर हम बात करें तो यही हाल पिथौरागढ़ का, बागेश्वर का भी है। बागेश्वर में भी लगातार ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है और सहारा है तो सिर्फ एक, और वो अलाव है। ऐसे में जो रास्ते बंद हैं उसकी वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। पहाड़ों से नीचे पश्चिमी यूपी के सहारनपुर में सुबह से बादल बरस रहे हैं। ये बारिश सर्दी में आफत तो बनी ही, छात्रों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई। बारिश में फंसकर कई छात्रों की टीईटी परीक्षा छूट गई। कोई नहीं 10 बजे आके लोग खड़े हुए छाता लगा कह रहे हैं कि एंट्री 10 बज गया, एंट्री नहीं होगी। हम लोग 9:35 से यहाँ पर बोल रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं कि कोई हमारी बात तो सुन ले कम से कम। नहीं, कहाँ से कैसे भरकर कोई आ रहा है, मौसम खराब है, कम से 5 मिनट देना चाहिए। 5 मिनट वैसे दे सकते हैं, अभी पेपर भी तो अभी एक लड़की यहाँ पर ऐसी, उसकी मार्कशीट भी सब भी सही, तब भी उसको एंट्री नहीं दी जा रही है। मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्से 3 दिनों से बूंदाबांदी झेल रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो कई जगहों पर मूसलाधार बारिश की भी खबर है। बादलों का कहर झारखंड तक बरपा है। जामताड़ा में बारिश के बाद घना कोहरा छा गया। ठंड और कोहरे के डबल अटैक से सड़कों पर सन्नाटा है। लोग आज रात से पानी गिर रहा है। अभी तक हम लोग का कुछ अभी बोनी नहीं हुआ। हम लोग बहुत कठिनाई में, ऑटो वाले हैं, यहाँ कोई साधन नहीं है, कोई टूरिस्ट जगह नहीं है कि हम लोग चला सके। हम लोग का बाजार बहुत ही खराब है। झारखंड से आगे बंगाल तक यही माहौल है। रुक रुक कर हो रही बारिश ने ठंड की चुभन और बढ़ा दी है। कई इलाकों में छाया घना कोहरा माहौल को और सर्द बना रहा है। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल और देहरादून से दिलीप सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। मौसम विभाग ने बादलों की हलचल को लेकर विस्तार से जानकारी दी। आईएमडी के डायरेक्टर आर.के. जिनामणि से आज तक ने मौसम के इस बदलते मिजाज पर विस्तार से चर्चा की। जिनामणि जी, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि इस तरह से वेदर में डिस्टर्बेंस कहां से आ रहा है, क्यों देखने को मिल रहा है? देखिए, ये जो उपग्रह से जो प्राप्त चित्र दिखाता है कि ये जो सिस्टम है ये हमारा मिडिल लैटिट्यूड सिस्टम है। यूरोप, अटलांटिक और होते हुए कास्पियन सी से भी कभी आता है। तो ईरान और अफगानिस्तान आज पाकिस्तान के ऊपर है। तो ये इसके जो क्लाउड है ये थोड़ा पूर्व में रहता है, 200-300 किलोमीटर। सिस्टम है सेंट्रल पाकिस्तान में। तो अभी जो एक्टिव है, यानी जो बहुत ज्यादा जो जगह में फैला हुआ है, जैसे लखनऊ से लेकर के बनारस से लेकर के लाहौर तक, ये सारा जगह में आज ऐसे ड्रिजिल लाइट रेन हो रहा है। देखिए, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब 23 नाइट को चला जाएगा, सो 24th नाइट ऑनवर्ड, जैसे मिनिमम टेम्परेचर अभी 11 डिग्री 12 डिग्री चल रहा है, क्योंकि क्लाउडी स्काई है। बट दिन का तापमान तो 17-18 डिग्री रहेगा, कम रहेगा। जैसे ही डिस्टर्बेंस 23 नाइट को निकलेगा, 24 सुबह से जो है रात का तापमान कम होगा, फिर 25 को भी और कम होगा। 5 डिग्री जो है 27 तारीख तक हो जाएगा, लेकिन दिन का तापमान बढ़ेगा। लेकिन आगे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, एक्टिव सिस्टम। 24 के बाद 5-6 दिन जो है बारिश होने का संभावना नहीं है। बारिश के साथ पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर भी चल रहा है। कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के अधिकतर हिस्से बर्फ से ढके पड़े हैं। बर्फबारी अभी भी रुक रुक कर हो रही है। इसके चलते तापमान 0 से नीचे है। कश्मीर के ऊपरी इलाकों के अलावा इस बार जम्मू में भी जबरदस्त बर्फ देखी जा रही है। वैष्णो देवी धाम के नीचे से ऊपर तक बर्फ ही बर्फ है। पूरे कश्मीर में शनिवार शाम से बर्फबारी का ताजा दौर शुरू हुआ है। जमकर पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिशों के साथ ये बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग ने पहले ही 24 घंटे का जो है अलर्ट जारी किया था पूरे जम्मू कश्मीर में, क्योंकि एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दाखिल हुआ था पूरे सिस्टम में, जिसके कारण कश्मीर के सभी इलाकों में या तो बर्फबारी हो रही है या बारिशें हो रही है। अगर कश्मीर के पहाड़ी इलाकों की बात करें, वहां पर कई जगहों पर 6 इंच से 1 फुट बर्फ जो है सड़कों पर जमा हो गई है, जिसको हटाने का काम शुरू किया गया है। श्रीनगर में अभी फिलहाल बारिश के साथ बर्फबारी हो रही है, लेकिन इस मौसम के बदलाव ने तापमान में नई गिरावट लाई है। श्रीनगर की बात करें तो इस वक्त तापमान मात्र 2 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो अधिकतम
5 डिग्री तक रहने की उम्मीद जताई जा रही है, जबकि दूसरे कश्मीर के पहाड़ी इलाकों, पर्यटन स्थलों में तापमान में और भी गिरावट दर्ज की जाएगी। दरअसल पूरे उत्तरी राज्यों में जिस अंदाज से मौसम का मिजाज बदला है, उसकी शुरुआत कश्मीर से ही हुई और यहाँ पर जो ये मौसम है, ये आने वाले 24 घंटों तक यानी कल सुबह तक ऐसा ही रहेगा और मौसम विभाग का कहना है कि कई पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी का अनुमान जताया जा रहा है। श्रीनगर और जम्मू के बीच जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है, जो कश्मीर को देश के साथ जोड़ती है, वो भी कई जगहों पर चट्टानें खिसक आने से फिलहाल यातायात के लिए बंद कर दी गई है और दूसरे जो राजमार्ग कश्मीर को दूसरे इलाकों के साथ जोड़ते हैं, उन सड़कों पर कई जगहों पर बर्फ जमा है और कई जगहों पर बर्फ हटा ली गई है। फिलहाल आने वाले 24 घंटे कश्मीर में मौसम के एतबार से लोगों के लिए दिक्कत भरे होंगे। दूसरी तरफ जो वीकेंड लॉकडाउन है वो भी सभी जिलों में जारी है, वो सोमवार सुबह तक जारी रहेगा। तो उस बीच जो है आवाजाही श्रीनगर की सड़कों पर या कश्मीर के दूसरे इलाकों में वैसे ही थमी हुई है। रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। पंजाब में ठीक चुनाव से पहले आरोपों की धार तेज हो गई। निशाने पर मुख्यमंत्री चन्नी हैं। शिरोमणि अकाली दल ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर भ्रष्टाचार के आरोपों की बौछार करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। सबूतों के साथ हनी, चन्नी और मनी के कनेक्शन को जोड़ने का प्रयास किया। चन्नी, हनी ते मनी इस काम नूं कांग्रेस पार्टी सरपरस्ती दे रही है और मैं कह सकदा कि कांग्रेस दा सी इज फॉर कांग्रेस, सी इज फॉर चन्नी एंड सी इज फॉर करप्शन। शिरोमणि अकाली दल के नेता और ड्रग तस्करी केस में आरोपी विक्रम मजीठिया ने हनी, चन्नी और मनी वाली तुकबंदी के जरिए मुख्यमंत्री चन्नी पर जो आरोप लगाए, उसके कथित प्रूफ भी दिखाए। आप पहला बंदा कौन है जी? आ तो हो गया चन्नी, आ हो गया हनी। आ फोटो वेखो, सरकारी प्रोग्राम है, पिछे लिखिया भी होया गणतंत्र दिवस। ये बंदे दी किन्नी चलदी सी और इस बंदे दा मैसेज जांदा सी, मतलब कि एदी मैसेजिंग सी। चन्नी मतलब हनी, हनी मतलब मनी, ये सीधा बार बार मैसेज जांदा सी। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं चन्नी और मनी मतलब पैसा, लेकिन ये हनी कौन है? दरअसल हनी का पूरा नाम है भूपिंदर सिंह हनी, जो मुख्यमंत्री चन्नी के भतीजे हैं, जिनके आवास पर ईडी ने रेत खनन मामले में रेड डाली थी, जिसमें 10 करोड़ कैश, 21 लाख के गहने और कई प्रॉपर्टीज के दस्तावेज बरामद हुए थे। शिरोमणि अकाली दल ने इसी मामले को उछालते हुए मुख्यमंत्री चन्नी पर सीधे सीधे अवैध माइनिंग का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया है। हुण मैनू ये दसो कि ये बंदे दे खतरा की है? इनू खतरा यही है कि जे इनू सिक्योरिटी ना दिती ते पैसे कौन संभूगा? आज मैं तुहानू दे इनू जिप्सी किवें मिली है? एदी जेड़ी है ये सीएम फैमिली च डेजिग्नेटेड, इनू सिक्योरिटी कवर दिता गया। अवैध रेत खनन मामले में भांजे हनी के घर पर छापेमारी ने मामा चन्नी को मुश्किल में डाल दिया है। एक तरफ अकाली दल तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री चन्नी पर भ्रष्टाचार के भाले चला रहे हैं। ये बहुत ही दुख की बात है कि मुख्यमंत्री के रिश्तेदार सैंड माफिया, रेता चोरी के अंदर उनके ऊपर रेड हो रही है। राघव चड्ढा जी ने भी चन्नी साहब के उनके अपने हलके में दिखाया था कि किस तरह से वहां पे रेता चोरी हो रही थी। उसको उजागर करने के बावजूद सीएम ने, चन्नी साहब ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, उल्टे उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की। तो साफ जाहिर है कि वो और उनका परिवार जो है वो रेता माफिया में शामिल हैं। चुनाव के एन पहले भांजे के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी और उसके बाद विपक्ष के आरोपों से हुई सियासी हानि की आशंका को देखते हुए मुख्यमंत्री चन्नी इस कदर तिलमिलाए हुए हैं कि अरविंद केजरीवाल पर मानहानि का मुकदमा करने की ठान चुके हैं। हमारे देश के बढ़ते कोरोना केसेस को लेकर मेदांता अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर नरेश त्रेहन ने फिर से आगाह किया और कहा है कि अभी पीक नहीं आई है। डॉक्टर त्रेहन से बात की हमारे संवाददाता तेजश्री पुरंदरे ने। डॉक्टर त्रेहन, सबसे पहले तो हम ये बताइए कि क्या भारत में तीसरी लहर की पीक दस्तक दे चुकी है?
देखो, ये आपको समझना है कि ये जो वायरस है और ये जो नया ओमिक्रॉन आया है, उसकी नई जो रूप आया है, उसका पूरा बिहेवियर किसी को पता नहीं है आज तक। तो क्या नॉर्मली जो होता है कि पहले, क्योंकि ये विदेश से आया है ओमिक्रॉन, तो लोग मुंबई में लैंड करते हैं और दिल्ली में लैंड करते हैं, तो इसीलिए एक पहले शुरुआत होती है कि इन 2 सिटीज में ही आपको तीनों वेव्स को देख लोगे तो ऐसा ही हुआ था। फिर ये यहां से फैलना शुरू होती है, वो कंट्री साइड में, स्मॉलर टाउन्स में जाती है। अब 2 बातें हैं कि मुंबई में हफ्ते 11 दिन से नाउ एक कुछ ट्रेंड दिख रहा है कि ये कम हो रहा है, पर उसके साथ साथ ये भी है कि टेस्टिंग भी कम हो रही है, पॉजिटिविटी रेट तो भी ठीक उतना ही है। और लोगों ने क्या किया है कि ये जो होम किट है उस पे टेस्ट कर रहे हैं वो खुद, अगर जो पॉजिटिव आता है तो वो रिपोर्ट ही नहीं होता। तो इसीलिए ये अंदाजा लगाना कि इसकी असलियत क्या है ये अभी किसी को पता नहीं है। एक चीज जरूर पता है हमें कि इसका अंत आया नहीं है, ना ये पीक चली गई है। अभी पीक जैसे आज भी नंबर देखोगे तो 3 लाख क्रॉस कर गई। तो परसों बात हो रही थी कि हो सकता है यहां से कम होनी शुरू हो जाए। तो इसका कोई, हम सब बोलते हैं जैसे एक्सपर्ट्स हैं एक्सपर्ट्स का हमें कुछ पता है, पर इसका ये जो वायरस है इसका जो एग्जैक्ट क्या होगा ये किसी को नहीं पता। तो हमारा ये एक ही एडवाइस है, आप ये मत सोचें कि इसका अंत आया है, ये मत सोचें कि पीक आके अब खत्म हो जाएगी। आप यही सोचें कि वायरस है, अभी भी खतरनाक है। इसके 2 पहलू हर एक शख्स को देखने चाहिए। पहली बात तो पब्लिक सोचती है कि मेरे को हो गया, मैं तो यंग हूं और लोगों को लग रहा है कि माइल्ड है, ठीक है, पर आप रहते हैं एक फैमिली के साथ, उसमें बच्चे भी हैं, उसमें बुजुर्ग भी हैं। तो अगर जो आपको लगा और आपको शायद ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, पर आपने अपने एल्डर्स को दे दिया या बच्चों को दे दिया और उनको बुरा इफेक्ट पड़ गया, तो आप अपनी जिंदगी में कभी अपने आप को माफ नहीं करोगे कि आपकी वजह से लोग तकलीफ में आ गए। तो इसीलिए सावधान रहना है हर एक को।